नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम टोपी शुक्ला भाग 2 पर चर्चा करेंगे। भाग 1 में आपने अभी तक देखा कि टोपी और इफ़न नामक दो दोस्त एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। टोपी और इफ़न एक दूसरे के साथ बहुत करीबी रिश्ता निभाते हैं। इतना करीबी रिश्ता कि इफ़न की बोली टोपी की जुबान पर भी चढ़ जाती है और घर में इसके कारण क्या बवाल मचा, इसके बारे में अभी तक आपने पढ़ा। आगे देखते हैं कि कहानी में क्या हुआ। चलिए टोपी शुक्ला को पूर्ण करते हैं, कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पढ़ते हैं टोपी शुक्ला भाग 2 और इसके कहानीकार हैं राही मासूम रजा। ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी तब बोलियो तू ही लोगन को बोलती। ये नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? तो हम में एक ठो दादियों ना दी सकतियो? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी। जो मेरी दादी हैं वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो हैं, इफ़न ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी? हाँ, तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा। मेरी दादी कहती हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरी हैं। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी हैं? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। इफ़न चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। छात्रों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मुन्नी बाबू ने टोपी पर इल्जाम लगाया था, झूठा इल्जाम लगाया था कि उसने कबाब खाए थे और इससे दुखी होकर अगले दिन टोपी ने इफ़न को ये बात बताई और दोनों ज्योग्राफी की क्लास छोड़कर बाहर चले गए और टोपी ने केले खरीद कर खाए। अब टोपी और इफ़न के बीच में क्या संवाद हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। टोपी ने इफ़न से पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वे दादी आपस में बदल लें। टोपी को इफ़न की दादी बहुत अच्छी लगती थी, तो उसने इफ़न से कहा कि क्या हम लोग आपस में दादी बदल लें, क्योंकि टोपी को उसकी दादी ने बहुत डांटा था और टोपी बहुत दुखी था, इसलिए उसने इफ़न से ऐसा कहा। लेकिन इफ़न ने इनकार कर दिया कि अगर मैं तुम्हें अपनी दादी दूं तो मुझे कहानी कौन सुनाएगा। इफ़न की ये बात सुनकर टोपी का दिल टूट गया, यानी उसे बहुत दुख हुआ। इफ़न ने कहा कि मेरी दादी मेरे पिताजी की माँ भी तो हैं, तो मैं उनसे पूछे बगैर तुम्हें कैसे दे दूं? तो अब टोपी को बात समझ में आ गई। फिर इफ़न ने उससे पूछा कि तुम्हारी दादी बूढ़ी हो चुकी होंगी? टोपी ने कहा हाँ। तो इफ़न ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तू फिक्र मत करो, मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, तुम्हारी दादी भी मर जाएंगी। तो इफ़न ने उससे कहा तो फिक्र मत करो, तुम्हारी दादी बूढ़ी है तो मर जाएंगी, क्योंकि मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। टोपी ने कहा नहीं नहीं, मेरी दादी जल्दी नहीं मरेंगी। तो इफ़न ने फिर से कहा कि कैसे नहीं मरेंगी, मेरी दादी झूठी थोड़ी है। यहाँ पर दो बच्चों के भोले संवाद को दिखाया गया है। दोनों बच्चे छोटे हैं, भोले हैं और अब एक दूसरे को सांत्वना देते हुए अपने मन का दुख कैसे कम करते हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। टोपी और इफ़न इसी प्रकार बातचीत कर रहे थे कि अचानक इफ़न का नौकर वहां पर आया और पता चला कि इफ़न की दादी की मृत्यु हो गई। अब यह सुनकर इफ़न घर चला गया। टोपी बहुत अकेला महसूस करने लगा। वो दुखी होकर जिम्नेजियम में चला गया। वहां पर एक बूढ़ा चपरासी बैठा हुआ था। टोपी दूसरे कोने में बैठकर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब इफ़न की दादी नहीं रही। उसे इस बात का दुख हुआ और इसलिए वो एक कोने में बैठकर रोने लगा। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहां सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था।
इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। तोरी दादी की जगह हमरी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इरफन को पुरसा दिया। इरफन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। उस दिन शाम को टोपी इरफन के घर गया। वहां एकदम चुप्पी छाई हुई थी। घर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन क्योंकि दुख का माहौल था और टोपी किसी और को अच्छी तरह से नहीं जानता था, किसी और के साथ उसके इतने आत्मीय संबंध नहीं थे, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा सन्नाटा लगा वहां पर। वास्तव में टोपी को इरफन की दादी का नाम भी नहीं मालूम था। हजार कहने पर भी उसने इरफन की दादी के हाथ से कुछ खाया भी नहीं था। इरफन की दादी और टोपी में प्रेम था, और प्रेम में किसी चीज की पाबंदी नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती। टोपी और इरफन की दादी में भी ऐसा ही संबंध था। यदि इरफन के दादा जिंदा रहते तो वे इस संबंध को बिल्कुल नहीं जान पाते। कहने का मतलब ये है कि जो आत्मीय संबंध, जो प्रेम टोपी और इरफन की दादी में था, वो किसी और की समझ से बाहर था। दोनों अलग अलग अधूरे थे। दोनों ने एक दूसरे को पूरा किया। कहने का मतलब यह है कि जो प्यार टोपी को अपने घर में नहीं मिला, जो अपनापन उसे अपने घर में नहीं मिला, उसे इरफन की दादी से मिला। और जो प्रेम और अपनापन इरफन की दादी को अपने घर वालों से नहीं मिला, वो टोपी से मिला। दोनों अलग अलग घरों से थे। दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन इस प्रेम की डोर ने ही उन्हें बांध कर रखा था। एक 72 बरस की थी, 72 यानी 72 की थी, और दूसरा 8 साल का। इरफन की दादी 72 ईयर्स की थी और टोपी 8 साल का था। अब दोनों बच्चे थे। एक दूसरे को सांत्वना कैसे दे समझ में नहीं आ रहा था। तो टोपी ने जाके इरफन से कहा कि अगर तुम्हारी दादी के बदले मेरी दादी मर गई होती तो अच्छा होता। अब इरफन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। अपना दुख एक दूसरे के सामने प्रकट करते हुए दोनों ही रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहती है। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इरफन के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। इरफन की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था, इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का, परंतु केवल अंग्रेजी बोलता था, और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया। गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया। गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट? हेड माली अंपायर था। उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू? डब्बू ने सवाल किया। बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। हु इज योर फादर? यह सवाल गुड्डू ने किया। 10 अक्टूबर सन 45 को टोपी ने कसम खाई थी कि अब ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिताजी की बदली होती रहती हो। यानी 10 अक्टूबर 1945 को टोपी ने कसम खाई थी कि वो अब ऐसी दोस्ती ही नहीं करेगा, ऐसे बच्चे से दोस्ती ही नहीं करेगा जिसके पिताजी का ट्रांसफर होता हो। ऐसा क्यों सोचा टोपी ने? क्योंकि उस दिन ही इरफन के पिताजी का ट्रांसफर हुआ था। उनकी बदली मुरादाबाद आ गई थी। इरफन की दादी की मृत्यु के थोड़े दिनों बाद ही इरफन के पिता का तबादला हुआ था। दादी की मृत्यु के बाद टोपी अपने आप को अकेला महसूस करने लगा था। अब और ज्यादा उदास हो गया।
दूसरी बात यह थी कि जो नए कलेक्टर आए थे, ठाकुर हरिनाम सिंह, उनके 3 लड़के थे, लेकिन उनमें से कोई भी टोपी से दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं था। डब्बू, बीलू और गुड्डू 3 लड़के थे। गुड्डू टोपी की उम्र का तो था, लेकिन वो सिर्फ अंग्रेजी बोलता था। अब यह बात भी थी कि तीनों को एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे थे, यानी उनमें घमंड था। इफ़न भी कलेक्टर का बेटा था, लेकिन उसमें घमंड बिल्कुल नहीं था, इसलिए इफ़न और टोपी की बहुत अच्छी बनती थी। यहाँ पर इन तीनों लड़कों को घमंड था कि वे कलेक्टर के बेटे थे। टोपी उस बंगले को जानता था, वहां के माली और चपरासी को पहचानता था, क्योंकि कलेक्टर आते जाते रहते थे, लेकिन बंगला तो वही था, तो माली चपरासी वगैरह वही पुराने वाले ही थे। तो टोपी उन्हें पहचानता था, वहां पर बड़े आराम से चला जाता था। तो एक बार वो बंगले में गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू क्रिकेट खेल रहे थे। अब हुआ यूं कि जब टोपी अंदर गया तो डब्बू बैटिंग कर रहा था और उसने बॉल को हिट किया और वो गेंद सीधे टोपी के मुंह पर आई। अब उसने घबरा कर अपना हाथ उठाया और ऐसा करने पर गेंद उसके हाथों में आ गई। हाउस दैट, बच्चे चिल्लाए और हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी, यानी उसे इतना पता था यदि कोई हाउस दैट करे तो इसका मतलब है उंगली उठानी है, यानी वो आउट कहना है। अब डब्बू ने टोपी को देखा तो उसने अंग्रेजी में पूछा कि हु आर यू। टोपी ने अपना नाम बलभद्र नारायण बताया, वो उसका वास्तविक नाम था। टोपी तो उसे सिर्फ इफन बुलाता था, तो उसने कहा बलभद्र नारायण। अब गुड्डू ने सवाल किया हु इज योर फादर। अब वो जानना चाहते थे कि टोपी है कौन वास्तव में, उसके पिताजी कौन है, वो यहाँ पर कैसे आया। उनके इन सवालों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि उनमें घमंड की मात्रा बहुत अधिक थी। भृगु नारायण, बिलू ने अंपायर को आवाज दी। ई भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ आवर चपरासीज? नाही साहब, अंपायर ने कहा, शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर? डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बट ही लुक सो क्लमजी, बिलू बोला। टोपी अकड़ गया। तनी जबानिया संभाल के बोलो, एक लपड़ में नाचे लगी हो। ओ यू, बिलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशन को शुष्कार दिया। पेट में 7 सुइयां भुगी तो टोपी के होश ठिकाने आए और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह करे क्या। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी, तो वह उसी के पल्लू में चला गया और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब गुड्डू ने टोपी से उसके पिताजी का नाम पूछा तो उसने बताया भृगु नारायण। अब बीलू ने अंपायर को आवाज दी। अंपायर कौन था? माली। उसे आवाज देकर पूछा कि क्या ये किसी हमारी चपरासी का बेटा है? अब अंपायर ने बताया नहीं, ये शहर के मशहूर डॉक्टर का बेटा है। बट ही लुक सो क्लमजी, यानी बीलू ने मानने से इनकार कर दिया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि एक डॉक्टर का बेटा देखने में इतना बुरा कैसे लग सकता है। ये सुनने पर टोपी को गुस्सा आया। उसे इतनी तो अंग्रेजी आती ही थी, उसे पता चल गया था कि उसका अपमान हो रहा है, तो यह सुनकर उसे गुस्सा आया और उसने अपनी ही भाषा में, जिस पूर्वी हिंदी में बोलता था, उसी भाषा में उसने कहा कि अपनी जबान संभाल के बात करो, नहीं तो मैं एक थप्पड़ लगा दूंगा। अब ये बात उन बच्चों को भी समझ में आ गई। बीलू ने गुस्से में अपना हाथ चला दिया और टोपी लुढ़क गया। गालियां बकते हुए उठा, यानी गुस्से में उसने गालियां दी, लेकिन हेड माली बीच में आ गया तो डब्बू ने और बुरा काम किया। घर में अल्सेशन कुत्ता था उनका, उसे टोपी के पीछे छोड़ दिया, यानी कुत्ता टोपी के पीछे भागा और टोपी को काट दिया। टोपी शुक्ला के पेट में 7 सुइयां लगी। जब कुत्ता काट देता है तो सुइयां लगवानी पड़ती हैं, इसलिए लोग कुत्ते से डरते हैं। अब यहाँ पर टोपी को कुत्ते ने काटा तो उसे 7 सुइयां लगी और उसके बाद वो कलेक्टर साहब के घर बिल्कुल नहीं गया। वह उनसे दोस्ती करना चाहता था और इसीलिए उनके घर गया था, लेकिन ये हादसा होने के बाद, ये घटना घटने के बाद वो
कलेक्टर के बंगले के पास गया भी नहीं। अब टोपी का अपना कोई नहीं था, उससे प्रेम करने वाला कोई नहीं था, उससे दोस्ती निभाने वाला कोई नहीं था। उसके घर में एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी, बस वही टोपी का दुख समझती थी, उसका दर्द समझती थी। टोपी हमेशा अब उसके पास रहने लगा और उसकी आत्मा भी छोटी हो गई, यानी उसने अपना आत्मसम्मान भी खो दिया। आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेस्पेक्ट। यानी दूसरों से तो उसे कोई सम्मान नहीं मिलता था, उसके घर वाले ना तो उसे प्रेम करते थे, ना ही उसे सम्मान देते थे, और खुद टोपी का आत्मसम्मान भी नष्ट हो गया था। घर वाले सीता को भी डांटते, यानी उनकी बूढ़ी नौकरानी को भी डांटते और टोपी को भी डांट लेते। अब क्योंकि सीता भी उनके घर वालों की डांट से दुखी रहती और टोपी भी अपने घर वालों की डांट से दुखी रहता, सीता और टोपी में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, एक दूसरे के दुख को समझते थे, इसलिए एक दूसरे को सांत्वना भी दे पाते थे। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दाज करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था उन्हीं के लिए, था तो उतरन। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वह खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दे दी जाने वाली चीज वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तुम जूते खाओगे, सुभद्रा देवी बोली। आपको इहो ना मालूम कि जूता खाया ना जात, पहना जात है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। तो कहा हम इनकी पूजा करें। फिर क्या था, दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया। राम दुलारी ने उसे पीटना शुरू किया। एक रात मुन्नी बाबू और भैरव को चिढ़ाने पर टोपी बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात क्या हुई थी? जाड़ों के दिन थे, यानी सर्दी का मौसम था, और मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया था, भैरव के लिए भी नया कोट बना था। मुन्नी बाबू टोपी का बड़ा भाई था और भैरव टोपी का छोटा भाई। अब दोनों के लिए नया कोट बना था। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला, यानी टोपी को नया नहीं मिला, मुन्नी बाबू का मिला था। कोट नया था, लेकिन वो मुन्नी बाबू के लिए आया था और मुन्नी बाबू को वो पसंद नहीं आया, तो वो टोपी को दे दिया गया। अब टोपी को लगा कि वो हालांकि नया था, लेकिन वो उसके लिए नहीं बना था, इसलिए वो उतरन था। उतरन का मतलब होता है ऐसा कपड़ा जो कोई और पहनकर उतार दे। अब टोपी को लगा कि वो उतरन है और उसे वो अच्छा नहीं लगा। वो कोट अपने पास नहीं रखना चाहता था, उसने उसे दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया। वो बहुत खुश हो गया। अब नौकरानी को दी हुई चीज वापस तो नहीं ली जा सकती, इसलिए घर वालों को गुस्सा आया। उन्होंने तय किया कि टोपी के लिए नया कोट नहीं खरीदेंगे और कहा गया कि टोपी जाड़ा खाए। जाड़ा यानी ठंड, ये कहने का तरीका है कि उसे ठंड में कुछ भी कर लेने दो, उसे ठंड लगेगी, लगने दो, अब उसके लिए नया कोट नहीं आएगा। जब कहा गया कि टोपी जाड़ा खाएगा, तो टोपी ने तर्क किया कि हम जाड़ा ओड़ा नहीं खाएंगे, हम तो भात खाएंगे। भात यानी चावल खाएंगे। सुभद्रा देवी को गुस्सा आया, वो चिल्लाई, नहीं नहीं, तुम जूते खाओगे। अब टोपी ने जवाब दिया कि क्या आपको यह नहीं मालूम कि जूता खाया नहीं जाता, पहना जाता है। मुन्नी बाबू को गुस्सा आ गया। उन्होंने टोपी को डांटा कि वो दादी से बदतमीजी क्यों कर रहा था। तो टोपी ने वापस जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है तो क्या मैं उनकी पूजा करूं। इतनी कहा सुनी होने पर दादी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा किया। और जब दादी ने गुस्सा किया तो राम दुलारी ने, यानी टोपी की मां ने, टोपी को पीटना शुरू कर दिया। तू 10वां में पहुंच गई बार, सीता ने कहा। तूहे दादी से टराव केतना न चाही, किनो तोहार दादी बाड़न।
सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 90 में तो वह सन 49 ही में पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउडी था, वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कापियों के हवाई जहाज उड़ा डाले हैं। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। राम दुलारी के पीटने के कारण ही सीता टोपी को अपने कमरे में ले गई थी और टोपी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम 10वीं में पहुंच गए हो, तुम अपनी दादी से इतना बड़बड़ क्यों करते हो। उसके फेल होने पर हर कोई उसे आते जाते डांटता रहता था। बहुत रोया। बात ये नहीं थी कि वो बुद्धू था, वो बुद्धू नहीं था, पढ़ाई में काफी तेज था, लेकिन जब वो पढ़ने बैठता तो मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता तो उसे कोई किसी काम के लिए भेज देते, या राम दुलारी यानी टोपी की माँ उसे कोई ऐसी चीज मंगवाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। अब बाहर जाकर जब वह वापस आता तो भैरव उसकी कॉपियों के हवाई जहाज बना देता। तो ये सारी चीजें जब हुई तब टोपी पढ़ नहीं पाया और फेल हो गया। अब दूसरे साल उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे टाइफाइड हो गया, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाया, परीक्षा नहीं दे पाया। तीसरे साल वो पास हुआ, लेकिन वो भी 3rd डिवीजन में। 3rd डिवीजन का मतलब है उसके 50% भी नहीं आए, 50% मार्क्स भी नहीं आए, और ये 3rd डिवीजन टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। जिस तरह हम माथे पर टीका लगाते हैं, ये 3rd डिवीजन एक कलंक बन गया था जो उसके माथे पर लग गया था। यानी इस 3rd डिवीजन के कारण उसे अपमानित होना पड़ा था और वो बहुत दिनों तक अपमानित होता रहा। लेकिन फेल होने के कारण टोपी को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये आगे पढ़ेंगे। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। क्या मतलब है साम अवतार या मोहम्मद अली, बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो 10वें में भी उसका कोई दोस्त नहीं रह गया। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ, उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। टोपी के दुखों की गाथा बताते हुए कहानीकार कहते हैं कि सन 49 यानी 1949 में वो क्लास 9 में आ गया था, अपने साथियों के साथ था, फेल हो गया। उसके साथ ही आगे चले गए, यानी क्लास 10 में चले गए, वो क्लास 9 में रहा। अब 1950 में वो 9th में रह गया और उसके साथ वे बच्चे आ गए जो पिछले साल 8th में थे। अब अपने से छोटे बच्चों के साथ बैठना, वो भी एक ही क्लास में, आसान काम नहीं होता। उसके दोस्त 10th में चले गए थे और वो उन बच्चों के साथ बैठा हुआ था तो पिछले साल 8th में थे। वो अपने 10th वाले दोस्तों के साथ मिलता, उनके साथ खेलता, और अपने क्लास में बैठने वाले बच्चों के साथ उसकी दोस्ती नहीं हो पाई क्योंकि उसे बहुत अजीब लगता था। और उससे ज्यादा उस पर अत्याचार यह हुआ कि जब भी मास्टर जी कुछ पढ़ाते
कमजोर लड़कों को कुछ समझाने की कोशिश करते तो टोपी की मिसाल देते, यानी टोपी का एग्जाम्पल देते। उनसे कहते कि क्या तुम बलभद्र की तरह इसी कक्षा में रहना चाहते हो? तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बलभद्र की तरह इसी कक्षा में रह जाओगे। ये उस पर व्यंग्य होता रहता था, यही उसके ऊपर अत्याचार था। यह बात सुनकर पूरी कक्षा हंस पड़ती, क्योंकि वो पिछले साल 8th में थे और इस साल वे टोपी की कक्षा में थे, तो टोपी उनसे बड़ा था तो वो उस पर हंसने लगते। उस साल तो फिर भी वो इस अपमान को झेलता गया, परंतु जब एक और साल फेल हुआ, यानी 1951 में भी जब उसे 9th में बैठना पड़ा, तो उसके साथ वो बच्चे आ गए जो 7th में थे और अब वो 9th में पहुंच गए थे। टोपी अब बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा बन गया था। गीली मिट्टी यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो सिमट कर रह जाए, जिसका स्वभाव सिमट जाए। तो यहाँ पर टोपी का स्वभाव सिमट गया था, वो एक ही जगह पर अपमानित होते हुए बैठा रह गया था और इसीलिए उसे गीली मिट्टी का लौंदा कहा गया है। अब तो 10th में भी उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि उसके अपने दोस्त उससे भी आगे निकल गए थे। 8वें वाले 10वें में थे और 7वें वाले उसके साथ थे। अब क्योंकि वो अपने से 2 साल छोटे बच्चों के साथ बैठा हुआ था, उनके बीच में ये काफी बूढ़ा दिखाई देता था, यानी उनसे काफी मैच्योर, बड़ा दिखाई देता था। वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उसे जवाब ना पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे 5 साल पूछ लूंगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वीं में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है, 8th वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रहे को हुई है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। कहानीकार बताते हैं कि जिस तरह इतने सारे लोगों के होने के बावजूद टोपी अपने घर में बिल्कुल अकेला था, उसी तरह स्कूल में भी वह अकेला हो गया था। उसके मास्टर उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वो हाथ उठाता तो मास्टर उसे जवाब नहीं पूछते थे। एक दिन तो अंग्रेजी साहित्य के मास्टर ने उसे कह ही दिया कि तुम 3 साल से यह पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब याद हो गए होंगे, मैं इन लड़कों से इस बार पूछ लूं, तुमसे अगले साल पूछ लूंगा। अब टोपी को इतनी शर्म आई ये बात सुनकर, वह इतना अपमानित महसूस करने लगा ये बात सुनकर कि उसके चेहरे का रंग बदल गया और जब बाकी सारे बच्चे हंसने लगे तो यह तो बिल्कुल मर ही गया। जब वह पहली बार 9वीं में आया था तो इन बाकी बच्चों की तरह वो भी छोटा ही था, लेकिन क्योंकि 2 साल फेल हो चुका था वो अब इन बच्चों से 2 साल बड़ा था। अब एक दिन अब्दुल वहीद नामक एक लड़के ने ऐसी बात कही जो टोपी के दिल के आर पार हो गई, उसको चुभ गई। अब्दुल वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, यानी सबसे इंटेलिजेंट लड़का था, मॉनिटर भी था और बात यह थी कि वो डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। टोपी भी एक डॉक्टर का बेटा था और यह लड़का भी एक डॉक्टर का बेटा था। उसने टोपी से कहा कि तुम हम लोगों के बीच में क्यों घुसते हो, तुम अब 8th वालों से दोस्ती करो, क्योंकि हम तो आगे निकल जाएंगे, अगले साल वो 9th में आएंगे, तुम्हें उनके साथ रहना है तो तुम उनसे दोस्ती करो। अब यह बात टोपी को चुभ गई। उसने कसम खाई कि इस बार कुछ भी हो जाए, टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, यानी कुछ भी हो जाए, कितनी भी बुरी तरह से वो बीमार क्यों ना पड़ जाए,
उसे पास होना ही है। उसने ठान ली कि इस बार पढ़ाई करके वो जरूर पास होगा। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो, उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था? इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। चलिए कहानी की समाप्ति की ओर जाते हैं। टोपी ने ठान ली कि वह पास होगा, लेकिन इस बार कुछ और घटना घटी। चुनाव आए और चुनाव में टोपी के पिताजी खड़े हो गए। और जब कोई घर में चुनाव के लिए खड़ा हो, इलेक्शन के लिए खड़ा हो, तो घर में पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत चहल पहल रहती है, लोगों का आना जाना रहता है, तो पढ़ाई नहीं हो सकती। इनके घर में भी ऐसा ही हुआ। टोपी पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, यानी इलेक्शन के जब रिजल्ट आए और उन्हें बहुत कम वोट मिले, इतने कम वोट मिले कि जो जमानत इन्होंने दी थी इलेक्शन में खड़े होने के लिए, जो पैसे इन्होंने दिए थे वो भी वापस नहीं मिले, तब जाकर घर में शांति छा गई और टोपी थोड़ा बहुत पढ़ पाया। तब तक इम्तिहान बहुत नजदीक आ चुके थे। किसी तरह उसने पढ़ाई की और जैसे तैसे पास हो गया। पास होने के बावजूद दादी माँ उस पर ताना मारती, क्योंकि वो इस बार पास तो हो गया था लेकिन 3rd डिवीजन में। टोपी पास तो हो गया, लेकिन दादी माँ ने ताना कसना बंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि भगवान बुरी नजर से बचाए। ताना मार रही थी कि पास हो गया, बहुत बड़ी बात होगी तो उसे नजर लग जाएगी, इसलिए कहती हैं कि भगवान बुरी नजर से बचाए, पास तो हो गया लेकिन 3rd डिवीजन से। दादी माँ ने इसी बात की रट लगाई कि वो पास तो हो गया, पास होने से क्या फायदा, 3rd डिवीजन से पास हुआ है। चलिए छात्रों, अब कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। इफ़न की दादी को लेकर टोपी और इफ़न में क्या बातचीत हुई, उसका क्या परिणाम निकला? इफ़न की दादी की मृत्यु के बाद टोपी ने अपने आप को अकेला क्यों महसूस किया? 2 बार फेल होने पर टोपी के आत्मसम्मान को किस प्रकार ठेस पहुंची थी? क्या टोपी अपनी बुद्धिहीनता की वजह से फेल हुआ था? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। जाड़े के समय ऐसी क्या बात हो गई थी कि सीता टोपी को समझाने के लिए अपने पास बुला लाई? टोपी ने क्यों तय किया कि वह अब कलेक्टर के बंगले की ओर नहीं जाएगा? प्रिय छात्रों, आशा है कि ये कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई शंका, कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अब मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।